बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज मैं आपकी क्लास टेकअप करूँगा फॉर दी बैक एंड पर्पस। और जो है मायदा, आपने रिकॉर्डिंग ऑन करती है? जी सर, करती हुई है ऑन। चलिए ठीक है। आज जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस तरह भी आपने बूटस्ट्रैप HTML फ्रंट एंड को डेवलप कर लिया, इवेंचुअली एवरी फ्रंट एंड हैज सम काइंड ऑफ बैक एंड, और उस बैक एंड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट स्टेप पे ये होता है कि जो डाटा है जो है वेयर वी हैव टू स्टोर दैट डाटा। एक्चुअल रियल वेबसाइट के अंदर वी स्टोर डाटा इनटू दी डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। बट फॉर करंट सेटिंग, क्योंकि हमने इसको कंप्लीट कोर्स की शक्ल देनी थी, तो वी विल स्टोर अवर डाटा इनटू दी फाइल्स। तो फाइल्स में डाटा स्टोर करेंगे एज यू हैव डिड अर्लियर, ऑलरेडी डन इन दी C++ कोर्स। लेकिन इसमें हम पाइथन के थ्रू करेंगे, तो मे भी कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता हो। तो अगर जिनको नहीं पता उनके लिए कम्प्रिहेंसिव पूरा रिव्यू है, ताकि जो डाटा भी हम फ्यूचर में वेबसाइट के अंदर कोई प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन है, वी हैव टू स्टोर इट, वी हैव टू फेच इट। तो वो कुछ भी करना हो तो उसके थ्रू हम किस तरह करेंगे, तो ताकि कंप्लीट एक वेबसाइट की प्रोजेक्ट की शक्ल इख्तियार कर लें हमारा सारा काम। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलपिंग ए सिंपल वेब बिजनेस एप्लीकेशन using data frame and CSV file. This is the objective of today lecture, and we will actually going to relate it with the your front end in upcoming lectures as well. So we start with the dua. Rabbi jalni muqimus salata wa min zurriyati rabbana taqabbal dua rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और ये है कि ए मेरे रब, मुझे और कुछ मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला रख, और ऐ मैं हमारे रब मेरी दुआ कबूल फरमा। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरी माँ बाप को, सब मुसलमानों को बख्श दे जिस दिन हिसाब योम हिसाब हो। तो इसी दुआ से कि अल्लाह ताला हमारी आखिरत कामयाब करे, और जो है हमारी दुनिया में भी हमें खैरियत से रखे और आखिरत में भी हमें कामयाबी दे, तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, बेसिक स्किल जो वी आर गोइंग टू लर्न इज टू हाउ टू परफॉर्म द CRUD ऑपरेशंस। जितनी भी बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं, इसके अंदर बेसिक एक ऑपरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट इज़ द CRUD. CRUD means we should be able to create data, or create a new records, a new insert a new information into the system. We should be able to retrieve already stored information, and we should be able to update the existing information and then delete the information if it is not required anymore. So these are the basic operations. Those are required in any kind of business application. So we will see how to perform these operations through the data frame, or inshallah in future upcoming lectures we also planning to make same type of CRUD based using SQL based CRUD operations as well. So फिर उसमें डिटेल से देखेंगे कि रिलेशनल डेटाबेसेस के साथ कैसे काम ये किया जा सकता है। अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने के लिए, लेट्स से हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे है, और वो इंफॉर्मेशन वी हैव टू स्टोर इट समवेयर इनटू दी फाइल्स और डेटाबेस। तो इसको अभी हम इस इंफॉर्मेशन को किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो देर आर डिफरेंट वेज to store this information. You can store it into the Word file, you can store into the Excel file, you can store into the any database, relational non relational databases में store कर सकते हैं। But at the moment we are going to store this information into the comma separated way. So comma separated way किस तरह, यहाँ हम एक नोटपैड में फाइल बनाएंगे, उस फाइल को अंदर जो है कोमास के साथ इंफॉर्मेशन को सेव कर देंगे। फर्स्ट रो क्या होगी उसकी, दिस रो इज कॉल्ड द हेडर रो, जो पहली रो होती है। तो इस रो के अंदर वी आर सीइंग के PID, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, रेटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक मिनट बच्चों, मुझे ज़रा टैबलेट ग्रैब करनी है।
अच्छा जी, this row is actually is the header row. This row is called the header row. इसके अंदर हम जो कॉलम्स होते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड पे दिखाया, दीज आर कॉल्ड दी कॉलम्स। इनको हम कॉलम्स कहते हैं। डिस्क्रिप्शन है, इसी तरह दिस इज दी प्राइस, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉलम कहलाती हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो फर्स्ट रो के अंदर इसको हेडर्स को स्टोर करते हैं, एंड अदर rows contain the information of the single record. That record can be consist of the products. In this case, it is the products that can consist of any other entity, information of any other entity. तो उसमें हम फिर जो है हर रो के अंदर कोमा सेपरेट से इंफॉर्मेशन को सेपरेट करते हैं। कोमा वी यूज इस कॉल इट द डेलीमीटर। ये डेलीमीटर कहलाता है। इससे जो है वो हम इस इंफॉर्मेशन को सेपरेट करते हैं, और फिर हर लाइन के ऊपर एक जो है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस की। दिस इज आल्सो कॉल्ड द इंस्टेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड द रिकॉर्ड और रिकॉर्ड। और फिर इसका जो है मुकम्मल फाइल के अंदर देयर कुड बी मिलियंस or thousands of records of each instance of corresponding entity. अब इसमें जो entity है वो क्या है? वो product is the entity, और ये जो individual lines हैं ये असल में records हैं या instances हैं। तो इस तरह हम जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं एक सिंपलेस्ट वे में, कोमा सेपरेट फाइल में। कोमा सेपरेट फाइल में जो है, जो अभी जितना भी यूजुअली ये सबसे सिंपलेस्ट वे है डाटा को स्टोर करने का। बाकी अगर हम डेटाबेसेस में स्टोर करेंगे तो वी नीड टू इंस्टॉल सम एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इनटू आवर सिस्टम। तो उससे फिर अवॉइड करने के लिए ज़्यादा यूजुअली जब हम छोटा मोटा कोई काम करना होता है एनालिसिस वगैरह का, तो फिर उसमें इंफॉर्मेशन हमेशा इसी में स्टोर होती है, कोमा सेपरेटेड वे में। अच्छा जी, अब कॉमा सेपरेट फाइल को यू कैन ओपन इनटू द एक्सेल। जब आप एक्सेल में ओपन करेंगे तो आपको इस तरह नजर आएगी। थोड़ा सा उसकी वो कोमास को कन्वर्ट कर देता है इनटू कॉलम्स। तो आप एक्सेल में कन्वर्ट करके देख सकते हैं अपनी फाइल में। और जब हम इसमें कुछ डाटा वगैरह ऐड करेंगे तो उस वक्त फिर आप इसमें एक्सेल में भी इसे ओपन करके देख सकते हैं। अच्छा जी, अभी जो हमारे मेजर टास्क होंगे, वी विल एक्चुअली परफॉर्म दिस टास्क। फर्स्ट वी विल सी हाउ टू लोड दिस डाटा फ्रॉम CSV इनटू द पाइथन प्रोग्राम। सेकेंडली वी विल सी हाउ टू ऐड न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू पाइथन प्रोग्राम। फिर हम देखेंगे कैसे प्रोडक्ट को फाइंड किया जाता है, कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे किसी प्रोडक्ट को डाटा में से रिमूव करके दोबारा फाइल को सेव किया जाता है। तो यही यूजुअली यही ऑपरेशंस होते हैं जो हमें बार बार जो है वो डाटा के साथ परफॉर्म करने पड़ते हैं, स्पेसिफिकली जब भी हम कोई बात करें किसी भी बिजनेस एप्लीकेशन। जिस तरह आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं, या जैसे आप लॉगिन होते हैं अपने जीमेल के अकाउंट पे, तो जो आपको ईमेल्स नज़र आती हैं वो एक्चुअली सारी लोड होती हैं किसी भी फाइल से। वो अब फाइल की टाइप डिफरेंट हो सकती है, CSV नहीं हो सकती, लेकिन वो कहीं से इंफॉर्मेशन लोड होती है। जब आप कोई ईमेल कंपोज करते हैं तो एक्चुअली यू आर गोइंग टू ऐड न्यू ईमेल। इसी तरह जब आप कोई ईमेल सर्च करते हैं तो वो आप फाइंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हमारी कोई ईमेल ड्राफ्ट में है या हमने रीड ईमेल को अनरीड कर दिया या उसको कोई लेबल कर दिया, तो एक्चुअली वी आर परफॉर्मिंग द अपडेट प्रोफेशन ऑपरेशन ऑन ऑन दैट ईमेल। सिमिलरली हम ईमेल्स को डिलीट कर देते हैं तो रिमूव। तो आप कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन देख लें, चाहे आप अपनी दराज की शॉपिंग कार्ट देख लें, आप अपने मैसेजेस देख लें, व्हाट्सएप के मैसेजेस देख लें, एवरीथिंग एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ दीज ऑपरेशंस। ये चार पांच ऑपरेशंस जो हैं वो ही तकरीबन सारी बिजनेस एप्लीकेशंस में होते हैं। तो अगर हम ये ऑपरेशन करने आ जाएं तो इस इट मींस कि वी कैन डेवलप एनी काइंड ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन जिसके अंदर डाटा का फ्लो आ रहा हो। अच्छा बच्चों, अब सबसे पहले ये है कि हम इस डाटा को लोड किस में करें। इवेंचुअली जो है वो पहले हमने देखा था जब सिंगल रिकॉर्ड्स होते हैं देन वी कैन एक्चुअली लोड इट इनटू द पैरेलल अरेज। लेकिन इस तरह का डाटा हमेशा बेहतर रहता है कि हम इसको एक 2 डायमेंशनल अरे में स्टोर लोड कर लें, कि इसके अंदर अरे के अंदर जो है एक डिमेंशन कॉलम का नाम है कि ये क्या कॉलम का नाम है, दूसरी डिमेंशन जो है वो इसका ये रो नंबर है या रिकॉर्ड नंबर है। तो ये जो है वो 2 डिमेंशंस बनती हैं। तो अब कोई मसलन माइक्रोवेव ओवन को हमने रिकॉग्नाइज करना होगा इस स्पेसिफिक डाटा को, या इस स्पेसिफिक, तो हम कहेंगे ये नेम
एक डिमेंशन नेम की है, उसके कॉलम में, नेम के कॉलम में रिकॉर्ड नंबर दिस इज द 0 एंड इट इज द 1, तो ये 1 पे ये रेफर करें। तो इसलिए इस तरह की डाटा की इंफॉर्मेशन हम टू डिमेंशनल अरे में स्टोर करते हैं। और जितना भी जो 90% इस वक्त एप्लीकेशन पूल है, बिजनेस एप्लीकेशन है, दे ऑल यूज दी रिलेशनल डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDB MS कहलाता है ये। तो जो RDB MS है उसमें डाटा स्टोर ही टू डायमेंशनल में होता है, उसकी शक्ल ही ऐसी होती है कि वो दिखने में तो ऐसे है लेकिन स्टोरेज तो डिफरेंट होगी, तो वो दो टू डिमेंशन में स्टोर होता है, उसके कॉलम्स होते हैं और उसमें रोज होती हैं। तो इसलिए जो इस वक्त स्टैक है अवेलेबल उसमें 90% RDBMS में डाटा स्टोर होता है, लेकिन अब इंडस्ट्री ऐसा ऐसा मूव हो रही है नॉन RDBMS की ऊपर, वो हम फिर किसी वक्त अलग से जो है कोई इस तरह की लेक्चर में या कोर्स के अंदर आपको बताएंगे क्या क्यों होना चाहिए होता है और कब हम ये डिसीजन करते हैं। अच्छा जी, अब पाइथन के अंदर हमने अगर कोई डाटे को लोड करना है तो वी कैन डू इट इन दी यूजिंग दी पांडास। पांडास इज द लाइब्रेरी, ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है। वी इंपोर्ट इट अवर इनटू अवर प्रोग्राम, हम इसको अपने पाइथन के प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद फिर हमारी जो CSV फाइल होती है वी कैन रीड ऑल information from the CSV file using this operation PD डॉट रीड CSV, और फिर उसके बाद ये फाइल का नाम है ये हम बताएंगे, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डाटा फ्रेम, इसको हम डाटा फ्रेम कहते हैं। आप इसको यू कैन कॉल इट द टेबल, 2D अरे, एनीथिंग, लेकिन ट्रेडिशनली जो पाइथन में वी कॉल इट दी डाटा फ्रेम। इसका अब इसके थ्रू हम अपने वो सारे डाटे को जो भी इस फाइल में है उसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी एक रो को भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी एक कॉलम भी को भी कर सकते हैं और किसी एक सेल को भी कर सकते हैं। मतलब हम मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ सारे का सारा ये वाला कॉलम देख लूँ तो आई कैन सी, इफ आई वांट टू सी दी दिस रो आई कैन डू इट। ठीक है, मैं सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ तो मैं इसको भी देख सकता हूँ। तो वो कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, और इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि यू कैन add the information through this variable into the 2D array, you can delete, you can update, you can perform different CRUD operations। तो आप इसके थ्रू जो है ना वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपके पास ये एक रेफरेंस वेरिएबल होगा जो आपकी फाइल के से इसने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के इधर कर दिया। अब आप इसमें चेंजेस करते रहें, इसमें चीजें ऐड भी करते रहें, जिसपे सर्च भी करते रहें, अपडेट भी करते रहें, डिलीट भी करते रहें। जब वंस यू हैव डन इट यू कैन स्टोर दैट कंप्लीट डाटा फ्रेम बैक टू दी CSV फाइल। तो उसी तरह कोई इसी का फंक्शन होगा, वो हम देख लेंगे जैसे नेक्स्ट आते हैं। तो वो इस फाइल को राइट CSV करके हम फाइल को सेव कर देंगे। तो ये ओवरऑल सारा फ्लो इस तरह है। तो ज़रा क्विकली थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी साथ देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर यू कैन आस्क मी। फिर हम इसके बाद आगे करते हैं। मेरे पास ना ये जो अभी मैं फाइल आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पे पड़ी हुई है products.csv में। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ। अब मैं जो कमांड इधर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट पाइथन के इंटरप्रेटर में लिख रहा हूँ। यू कैन राइट दिस कमांड डायरेक्टली इनटू दी योर पाइथन प्रोग्राम। वो भी हम एक छोटा सा लिख के देख लेंगे। तो लेकिन अब ज़रा क्विक उसके लिए मैं इसमें ये कमांड लिख रहा हूँ। जिस तरह हम इधर लिखा था हमने इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी, क्योंकि हेल्पिंग फंक्शन उसमें होते हैं। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट pandas एज PD। एज PD का मतलब ये होता है कि मैं इस जो लाइब्रेरी है या ये जो हेडर फाइल है इसको जरा शॉर्ट नेम दे रहा हूँ। तो इट्स अप टू यू, इफ यू डू नॉट वांट टू गिव इट देन इट्स टोटली ओके, यू कैन देन राइट, यू हैव टू राइट ऑन pandas डॉट, आगे पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी। तो ये हम इसलिए लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा वो शॉर्ट एंड टाइप हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाए। तो इफ़ यू फील कि नहीं ये आसानी नहीं है बल्कि मुश्किल है, देन यू कैन स्किप एज पार्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, otherwise you can write it as PD। So if I want to access any function anything from pandas then I have to write one PD। अच्छा जी, अब यहाँ पे PD डॉट रीड CSV और आप यू विल मेंशन द नेम ऑफ योर फाइल। अच्छा जी, when we read it in this way, actually this will return, this function read underscore CSV will return a
two-dimensional array, and that we are going to store into the df variable. तो ये आप उसके अंदर df वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. अब ये करेंगे, अगर ये सक्सेसफुली रन हो गई और इसने डाटा रीड कर लिया, कोई एरर नहीं आया, देन द इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर इनटू द df. अगर हम अब इसको देखना चाहते हैं, देन आई कैन राइट df डॉट हेड. तो मैं लिखूंगा तो ये मुझे वो उसकी इंफॉर्मेशन दिखा देगा. बाय डिफॉल्ट हेड शोज अस द फर्स्ट 5 रोज, तो पहली 5 रोज दिखा रहा है. तो ये मुझे ये इंफॉर्मेशन इसका मतलब है इसके अंदर आ गई है और ये 5 रोज आ गई हैं. अगर मैं किसी स्पेसिफिक रो की सिर्फ इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर हम ऐसे कर सकते हैं df डॉट loc. अच्छा, इसमें वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज, ये आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4, ये हमारी फाइल के अंदर नहीं मौजूद है. इसको पाइथन में दे कॉल्ड इट द इंडेक्स नंबर. पाइथन में हर रो को ना यूनिकली वो आइडेंटिफाई करता है किसी इंडेक्स नंबर से. तो बाय डिफॉल्ट वो हम इधर नाम भी रख सकते हैं. मतलब हम ये कर सकते हैं पी, ये इसका इंडेक्स नंबर p01 हो, इसका इंडेक्स नंबर p02 हो, तो वी कैन डू इट. लेकिन पाइथन ऑटोमेटिक जब हम फाइल रीड करते हैं, फर्स्ट टाइम हर रो को एक यूनिक नंबर असाइन ऑटोमेटिकली कर देता है. ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं 0 1, और ये वाला जो कॉलम है 0 1 2 3 4, तो ये दीज आर कॉल्ड द लोकेशन नंबर. तो अगर आप को इस लोकेशन नंबर के तहत आप यूज करते हुए आप कोई खास रो एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं df डॉट loc1, तो इट विल रिटर्न यू द रिकॉर्ड ऑफ दैट स्पेसिफिक रो. तो ये उस स्पेसिफिक रो का जो है वो आपको रिकॉर्ड दिखा देगा. इसी तरह जो है आप किसी एक खास सिर्फ कॉलम को देखना चाहते हैं, देन यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ दैट कॉलम df डॉट pid, तो वो आपको तमाम पीआईडी दिखा देगा. अगर आप देखना चाहते हैं किसी और चीज को, नामों को देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं df डॉट नेम, तो वो हमें सारे नेम दिखा देगा. इस तरह भी एक्सेस कर सकते हैं. अदर वे ये भी है कि हम df लिखें और यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख देते हैं कि नेम, तो ये हमें जो है वो सिर्फ नेम्स दिखाएगा उसके. तो दिस इज आल्सो वे कि हम यहाँ पे हम कहते हैं सिर्फ नेम देखना चाहते हैं और सिर्फ पीआईडी देखना चाहते हैं. तो यहाँ पे हम एक लिस्ट की शक्ल में इसको पास कर सकते हैं, हम कौन सी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं. तो ये इस तरह कोरस्पॉन्डिंग वो सिर्फ स्पेसिफिक वो वाले कॉलम्स हमें शो कर देगा. तो अभी तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी हैव टू मूव टू दी अदर पार्ट्स. में अभी आपको स्लाइड के थ्रू भी ये गो थ्रू करवा देता हूँ, लेकिन फिर हम उसमें देखते हैं अभी बाकी करट के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी नो. आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. सर आपने प्रीवियसली कॉमा के लिए जो वर्ड यूज किया था वो डेलीमीटर था? हाँ, डेलीमीटर्स, दीज आर कॉल्ड द डेलीमीटर्स. असल में हम जो यूजुअली यूज करते हैं वो ये यूज दिस कोमास आमतौर पर, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा कोमास के साथ ही सेपरेट यूज किया जाए. जो जो सेपरेटर हैं, दैट इज पॉसिबल कि वो जो है टैब भी यूज किया जाए, हैश मार्क भी यूज किए जाएं, स्लैशेस भी यूज की जाएं. तो हर चीज को वो हम कोमा सेपरेटेड की जगह एक जेनेरिक वर्ड है दैट इज डेलीमीटर्स. और इसके अलावा ओके. तो सर हम टर्मिनेटर किनको कहते हैं? सेमीकोलंस को हम टर्मिनेटर कहते हैं. अच्छा, टर्मिनेटर, हाँ, जो भी किसी स्टेटमेंट को एंड कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटर. अब ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज इट दैट थिंग कुड बी वेरी, मे बी इन C++ सेमीकोलन एंड करने के लिए यूज हो, और किसी लैंग्वेज के अंदर जिस तरह पास्कल एक लैंग्वेज थी उसके अंदर सेमीकोलंस किसी और पर्पस के लिए यूज होते थे. तो वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज टर्मिनेटर की डेफिनेशन इज एक्चुअली लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरीज. वैसे यूजुअली आप जितनी लैंग्वेज हम यूज करते हैं उनमें टर्मिनेटर ओके सेमीकोलन यूज सर. होता. सर लिस्ट और ट्रिपल में क्या फर्क है जी, पाइथन में? लिस्ट और ट्रिपल में क्या फर्क है? लिस्ट में और ट्रिपल में
अच्छा बच्चे, वो आप पहले वाला वो मेरा है लेक्चर, उसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम वो है जो इससे पहले हमने पाइथन का किया था, उसमें काइंडली देखें उसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि अगर हम अभी इस डिस्कशन में गए तो दिस विल नॉट बी वाइंड अप। कोई इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है तो लेट मी नो। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें अब स्लाइड्स में वही चीज़ें जो मैंने आपको वहाँ पे बताई हैं वही कुछ रिपीट हो रहा होगा। अच्छा, स्लाइड में जो कोड लिखा हुआ है और जो मैंने अभी कमांड लाइन पे चलाया, इसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा, और वो फ़र्क ये है कि यू कैन आइडेंटिफाई, यहाँ पे df.head लिखा हुआ है और इससे पहले प्रिंट लिखा हुआ है। अगर आप कोड पाइथन की फाइल में रखकर चलाते हैं, जिस तरह ये वाला 3 लाइंस में पाइथन की एक फाइल में dataframe.py में लिखकर एग्जीक्यूट करूंगा, तो df.head आपको वो 5 शो नहीं करेगा। ये अब उसके कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इशू है। तो उसको अगर आपने देखना हो, देन यू हैव टू राइट ऑन प्रिंट बिफोर इट। तो उससे पहले आप प्रिंट की कमांड लिखेंगे। प्रिंट की कमांड स्क्रीन के ऊपर हमें डाटा को शो करती है। इट इज सेम काइंड एज वी यूज इन दी C in C++। अच्छा, एक थोड़ा सा वो मैं शुरू में मुझे बता देना चाहिए था, ये आई एम अज्यूमिंग कि यू नो दी पाइथन, वी आर नॉट टीचिंग यू दी पाइथन। और अगर आप में से किसी को पाइथन में थोड़ा सा कोई मसला हो या हो, जिस तरह भी एक क्वेश्चन भी आपने पूछा लिस्ट और टपल्स में, वी हैव कवर बेसिक थिंग इन दी फंडामेंटल ऑफ पाइथन कोर्स जो हमने पहले ऑफर किया था। तो उसमें से आप में से काफ़ी बच्चे नहीं होंगे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू शुड सी दोस 4 लेक्चर्स। उसमें हमने बेसिक पाइथन की काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। मसलन सारी पाइथन तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो अगर किसी को थोड़ा सा इशू हो तो दे कैन आस्क मी सेपरेटली, और दे कैन व्यू दी दोज वीडियोस। अच्छा बच्चों, ये अब पाइथन की फाइल में वी हैव पुट इट दैट कोड इनटू दिस फाइल एंड नो वी आर एग्जीक्यूटिंग दैट वन। तो इसमें और उसमें बस ये फ़र्क है कि जब df.head आप यूज़ करते हैं तो इंटरप्रेटर में यूज़ करते हैं तो वो आपको शो कर देता है, यहाँ पे आपको प्रिंट की स्टेटमेंट के साथ शो करना। ये मैंने आपको बता दिया कि हर रो पाइथन में इंडेक्स नंबर से रिकॉग्नाइज होती है, और फिर हम उसको उस इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर उसे एक्सेस करना है किसी खास रो को, तो LOC का फंक्शन यूज होता है। LOC स्टैंड फॉर लोकेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ LOC फंक्शन है, एक iLock होता है और एक सिंपल लॉक होता है। एक फंक्शन का नाम ILOC भी होता है। उसमें क्या डिफरेंस होता है अभी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो अभी हम जो फंक्शन है, इसमें हम जो इंडेक्स नंबर पास करेंगे, इट इज़ द इंडेक्स नंबर, और ये ऑटोमेटिकली जब भी हम फाइल को पढ़ते हैं किसी को भी, वो ऑटोमेटिकली असाइनमेंट कर देता है, और उसकी सिंगल रो को हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, पहले तो मैंने इंटरप्रेटर के ऊपर डायरेक्ट लिखा था, उसने मुझे फाइल शो कर दी। अभी इस केस में क्या हो रहा है, ये पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली इनटू द हियर एट विद इन दीस parentheses एज वेल। अच्छा जी, इसी तरह अगर हमने देखना हो टोटल फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो हम उसके इंडेक्सेस को भी काउंट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे अभी हमने एक डाटा फ्रेम लोड किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ df.index, तो ये ना मुझे पूरी की पूरी बता देगा कि इस इंडेक्स की रेंज क्या है। ये पूरा रेंज की वो वैल्यूज रिटर्न करता है कि इट इज एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 एंड इट गोइंग, टोटल लेंथ इज 9, और इट इज 9 - 1 टोटल, इट इज गोइंग अप टू द 8। तो ये जिस तरह हम रेंज यूज करते हैं, अब अगेन रेंज का फंक्शन हमने ऑलरेडी ना पाइथन के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है, और हर एक के बाद एक स्टेप होता है। तो ये इंडेक्स उस चीज को इस तरह शॉर्ट एंड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने देखना टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, देन यू कैन use df.index and you can pass it to the length function, और वो जो लेंथ का फंक्शन है वो आपको बता देगा इसके अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी क्योंकि जब हमने नया रिकॉर्ड इसमें ऐड करना होगा, क्योंकि हम फिर 9th लोकेशन से 10th लोकेशन के ऊपर इंडेक्स नंबर 10 पे न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो इसलिए ये इधर हमें इस बात का पता होना चाहिए कि टोटल रिकॉर्ड्स इनटू द फाइल्स कितने हैं, ताकि अगर 9 है तो हम 10th पोजीशन के अंदर उसको ऐड करें। अगर 10th है तो वी हैव टू ऐड द रिकॉर्ड्स इनटू एट द 11th पोजीशन। तो इस तरह हमें पता चलेगा एक फाइल के अंदर इस वक्त कितनी जो है वो इंस्टेंसेस किसी स्पेसिफिक एंटिटी के मौजूद है। अच्छा बच्चों, इसी तरह हेड जी क्वेश्चन है तो पूछिए। सर स्टेप के बारे में बता दें। स्टेप के बारे में
बच्चे अगेन ये काइंडली ना आप वो देखिएगा उसका ट्यूटोरियल लास्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें क्विकली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो स्टेप है इसका ये मतलब है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। इसका मतलब है इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से कहाँ तक जा रहे हैं, 9 तक। पाइथन में जो लास्ट होता है हमेशा उससे n-1 तक ये आ जाता है, और हर एक के दरमियान डिफरेंस जो है वो 1 का है। तो इसका मतलब जो काउंटिंग बनेगी वो बनेगी 0 1 2 3 4 और अप टू 8 तक। तो इस तरह ये इंडेक्स पूरी की पूरी रेंज चलती है। ठीक है, तो अगर इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है तो वो लेक्चर जरूर देख लें जिसमें हमने लूप्स वगैरह करवाए हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे वंस वी गेट दी रो वी आर एक्चुअली शोइंग इट ऑन द स्क्रीन, और फिर इसके बाद ये लेंथ वाली भी हमें डिस्कस कर ली। हेड के फंक्शन के अंदर वी कैन पास द पैरामीटर। हम कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट हेड का फंक्शन 5 वैल्यूज शो करता है, और इफ वी मेंशन द नंबर ऑफ द एनी इंटीजर वैल्यू हियर पास द एज ए पैरामीटर, देन इट विल शो अस दैट नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑन टू द स्क्रीन। तो ये अगर हम स्पेसिफिक करना चाहते हैं। इसी तरह हेड के साथ एक टेल का फंक्शन भी होता है, TAIL। वो लास्ट से 5 रिकॉर्ड्स दिखाता है। तो टेल 10 करेंगे आप तो वो लास्ट 10 रिकॉर्ड दिखा देगा, टेल 2 करेंगे तो लास्ट 2 रिकॉर्ड दिखा देगा। तो हेड और टेल का फंक्शन यूजुअली बट बेनिफिशियल होते हैं। वो क्यों कि हमने फौरन देखना होना डाटा किस तरह का है, या उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो हम फौरी तौर पर इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप इमेजिन करें कि किसी दूसरी लैंग्वेज में हमें एक लूप लगाना पड़ता, उस लूप को हम चलाकर खुद देखते, तो फिर हमें पता चलता। पाइथन में जस्ट यू हैव टू कॉल ए फंक्शन टू व्यू दी सम टॉप रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स फ्रॉम द एंड। अच्छा जी, आप पूरे के पूरे डाटा फ्रेम को भी प्रिंट कर सकते हैं। यू कैन राइट प्रिंट DF, तो आपको पूरे का पूरा जो डाटा फ्रेम है जिसके अंदर तमाम रिकॉर्ड्स होंगे वो डिस्प्ले होंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें कितनी यूजफुल नहीं होती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट हो जाता है कमांड लाइन के ऊपर। तो इसलिए फिर सम टाइम हम सिर्फ हेड से ही उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं वो हेड से ही यूज़ करते हैं। अच्छा, अब अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलम से एक्सेस करना चाहते हैं, ये मैंने आपको बताया कि आप इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। इसमें बस एक चीज का फर्क है, दोनों तरह से एक्सेस हो सकता है। जिस तरह यू कैन राइट TF सिंगल ब्रैकेट्स प्राइस, आप ऐसे करेंगे तो फिर भी आपको यही शक्ल नजर आएगी। आप DF डबल ब्रैकेट प्राइस करेंगे तो फिर भी आपको ये शक्ल नजर आएगी। टेक्निकल डिफरेंस ये है कि जब आप सिंगल ब्रैकेट्स के साथ करते हैं तो ये आपको ना एक, आप समझ लें, एक लिस्ट रिटर्न करता है। लिस्ट नहीं होती, उसको हम कहते हैं सीरीज, लिस्ट की तरह की होती है वो। तो वो लिस्ट रिटर्न करता है। लेकिन जब हम डबल ब्रैकेट्स के साथ करते हैं तो वो आपको लिस्ट रिटर्न नहीं करता, वो आपको ना 2 डायमेंशनल डाटा फ्रेम ही रिटर्न करता है। तो ये दोनों में जो है फर्क होता है। तो यूजुअली जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं इसको कि हमें डाटा फ्रेम आए, क्योंकि डाटा फ्रेम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा कर देते हैं। चाहे वो सिंगल कॉलम ही हो, तो वो डाटा फ्रेम के साथ आपके ऊपर काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आप जब भी इसे एक्सेस करें, चाहे आपने सिंगल कॉलम ही करना है, तो आप इस तरह डबल ब्रैकेट्स के साथ ही इसे एक्सेस करें। एक्चुअली इट विल रिटर्न यू दी 2 डायमेंशनल डाटा फ्रेम, सेम डाटा फ्रेम है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, यू कैन राइट इट एज DF डॉट प्राइस, इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसमें देखना चाहें तो आप इस तरह करें और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और उसकी ना टाइप लेकर, हमने पढ़ा हुआ है कोर्स में पहले वाले में कि टाइप लेकर हम किसी भी चीज का ये देख सकते हैं कि पाइथन इसको कौन सी डिमेंशन असाइन कर रहा है। तो आप टाइप लेकर देखेंगे तो यू विल सी कि इसकी डाटा टाइप, और डबल कोट्स डबल ब्रैकेट्स के साथ और सिंगल ब्रैकेट के साथ डाटा टाइप जो है ना वो फर्क आती है। तो ये थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी आप डबल ब्रैकेट्स ही यूज करें। आप मल्टीपल कॉलम्स को देखना चाहते हैं, देन यू कैन राइट दी मल्टीपल कॉलम नेम्स विद इन दीज ब्रैकेट्स। एक्चुअली आप नोट डाउन करें, ये असल में ना एक लिस्ट है, आप लिस्ट ऑफ कॉलम्स इसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डाटा फ्रेम को हम लिस्ट ऑफ कॉलम्स प्रोवाइड करते हैं तो वो हमें जो है वो कोरस्पॉन्डिंग जो है वो दिखा देता है वो वाले कॉलम्स। तो ये
एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा दफ़ा करनी पड़ती है बिजनेस एप्लीकेशंस में, जब हमने किसी एक खास वेब पेज के ऊपर सिर्फ प्राइसेस का नाम, प्रोडक्ट के नेम और प्राइसेस दिखानी हो, किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर हमने प्रोडक्ट का नाम भी दिखाना हो, प्राइस भी दिखानी हो, डिस्क्रिप्शन भी दिखाना हो, तो फिर हम अपने फंक्शंस इस तरह उनमें से करते हैं। टेक्निकली दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। इससे हम प्रोजेक्शन कहते हैं कि व्हेन वी आर एक्चुअली accessing a specific number of columns from the bigger list of columns। जब हम एक बड़ी लिस्ट में से कोई खास स्पेसिफिक एक या दो कॉलम्स को पिक करके शो कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है। और फिर अगर हम कोई खास रोज को देखना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ तमाम प्रोडक्ट्स नजर आ जाए जिनकी प्राइस 100 से लेस है, तो उसको हम प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्शन। तो these are the most common terms that we use whenever we retrieve data from the existing files। So ये प्रोजेक्शन के लिए हम इस तरह करते हैं। आप सिलेक्शन कैसे करेंगे? लेट्स से हम देखना चाहते हैं कि जो वो वाली प्रोडक्ट जिनकी प्राइस 100 से कम है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम एक तरीकाकार है वो इस तरह कि हम प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। फ्रेम के अंदर हम कहते हैं कि ये सिर्फ कौन सी पिक करो जी, ये वाली पिक करो प्राइस, और जो वो वाली जो है जो लेस देन 100 है। तो ये क्या करेगा, ये असल में ना प्राइस के इसके साथ कंपेयर करेगा। इसकी जगह तो सारी प्राइसेस आ जाएंगी इतने पार्ट की जगह ना, ये सारी इतना पार्ट, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली इट विल इज गोइंग टू प्रिंट यू गिव यू दी प्राइसेस। ये सारी की सारी प्राइसेस आ जाएंगी। ये आपके पास जब सारी प्राइस आ जाएंगी, आप उसको इस तरह कंपेयर कर सकते हैं लेस देन 100, तो वो क्या रिटर्न कर देगा आपके पास, ट्रू या फॉल्स के अंदर पूरे की पूरा एक लिस्ट रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसको एक दफ़ा आई थिंक करके देख लें तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि सिंटैक्स में जो ऊपर है शायद कोई मसला। अच्छा जी, मैं इधर करता हूँ प्राइस। तो ये हमें प्राइस शो कर रहा है। मैं इसके साथ लिख देता हूँ लेस देन 100। तो ये अब मुझे ये बता रहा है ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, यानी कि पहली रो की प्राइस, इसका क्या मतलब है, इज नॉट लेस देन 100। ये ठीक है, ये ग्रेटर देन 100 है। फर्स्ट रो की भी, सेकंड की भी, ये तीनों की जो प्राइस है वो 100 से कम नहीं है, लेकिन इन तीनों की प्राइस जो है वो 100 से ज्यादा है। तो यहाँ पे वो ट्रू ट्रू आ गया। अच्छा, अब इनकी प्राइस जो है वो अगेन 6 नंबर वाले की ज्यादा है, तो फॉल्स आ गया। तो ये इस तरह इसने मुझे रिटर्न कर दी। लेकिन अगेन द क्वेश्चन वाज, द आवर ऑब्जेक्टिव वाज नॉट दिस कि हम ट्रू फॉल्स प्रिंट करें। आवर ऑब्जेक्टिव वाज टू select those products whose price is less than 100। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि हम इसका ट्रू फॉल्स पे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमें ट्रू फॉल्स बता रहा है, इसका मतलब है पहली रो नहीं सिलेक्ट करनी, इसका मतलब है दूसरी रो नहीं सिलेक्ट करनी। ये इंफॉर्मेशन अगर हम अपने डाटा फ्रेम को पास कर दें, ये जो हमें ट्रू फॉल्स की है, तो ये क्या करेगा, ये हमें वो वाली प्रोडक्ट दिखाएगा जहां जहां पे ट्रू है। ठीक है। तो अब इसमें या जहाँ 4 जगह पे ट्रू आया था, तो इसने हमें वो 4 प्रोडक्ट्स दिखा दी हैं। तो इस तरह हम इसके अंदर सिलेक्शन लगाते हैं कि हमने जो है किस अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को देखना हो, तो पहले तो हम एक कंडीशन बनाते हैं, वो कंडीशन हम डाटा फ्रेम पे लगाते हैं, उसके नतीजे में हमें बूलियंस की एक लिस्ट आ जाती है। बूलियंस की लिस्ट हमें बताती है कि ये इस रो इंडेक्स 0 के अगेंस्ट ये फॉल्स है, 1 के अगेंस्ट फॉल्स है, 5 के अगेंस्ट ट्रू है। तो वो वाली लिस्ट फिर हम आगे दोबारा डाटा फ्रेम को पास कर देते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, इसको यूजुअली लोग सिंगल स्टेप में करते हैं कि ये डाटा फ्रेम है, उसी डाटा फ्रेम को फिर हमने ये वाली कंडीशन पास कर दी, इसने ट्रू या फॉल्स इधर पास किया, और फिर ये डाटा फ्रेम ये वाला एक्सप्रेशन क्या करेगा, सिर्फ वो रोज सेलेक्ट करेगा जो सी रोज हमने जो है वो जिसमें ट्रू होगा। अल्टरनेटिवली आप थोड़ा सा इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन आपके इसका तो नतीजा आएगा। मैं एक मिनट इसका
अच्छा, इसका जो नतीजा आएगा वो हम स्टोर कर लेते हैं ये वाली सिलेक्ट के अंदर ना। तो अब इसके सिलेक्ट के अंदर क्या आया है इस वक्त? सिलेक्ट के अंदर ना ट्रू फॉल्स की लिस्ट है। तो अब मैं ये कह देता हूँ डीएफ सिर्फ मुझे वो वाली दिखाओ वैल्यूज जिसके अंदर ना सिलेक्ट के अंदर जहाँ जहाँ पे ट्रू है, तो मुझे सिर्फ वो वाली वो वैल्यूज वो शो करेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये बेहतर रीडेबिलिटी में ज्यादा है कि सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट जो सी जिनकी प्राइस लेस देन 100 है और फिर उसको हम पास कर रहे हैं। अदरवाइज आप इसी लाइन को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अब डिपेंड करता है आपके प्रोग्रामिंग स्टाइल पे, आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। उसमें आपको 2 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, लेकिन वो ज़्यादा रीडेबल है। इसमें थोड़ा सा शुरू शुरू में ये होता है कि ये क्या एक्सप्रेशन है, तो इसको आप इस तरह समझें, दिस इज द एक्चुअल, दिस पार्ट इज एक्चुअल कंडीशन। ये हम कंडीशन लगा रहे हैं, इसके नतीजे में जो आएगा वही आंसर, हम वही लिस्ट हम पास कर रहे हैं इस डाटा फ्रेम को। वो उसमें से जहां जहां पे ट्रू वैल्यूज हैं वो वाली रोज हमें दिखा देगा। तो ये इस तरह हम जो है वो सिलेक्शन करते हैं। कोई क्वेश्चन है पूछ ले, फिर हम ये बाकी ऑपरेशंस हैं ऐड, फाइंड और अपडेट के, वो क्विकली देख लें। सर पीछे वाली जो स्लाइड एक बार आप करेंगे, इससे भी जो पीछे है जी। सर, इस पे जो प्रिंट में जो फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है डीएफ के बाद 2 ब्रैकेट्स हैं, अगर इसकी डेटा टाइप देखी जाए तो वो डाटा फ्रेम है, लेकिन इससे नीचे वाली जो है वो डाटा टाइप हाँ देखी बच्चे, जाए वो तो वो जस्ट वो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, डबल के साथ, कोई डबल उसमें इशू ब्रैकेट्स नहीं कर है। सकते हैं। हाँ, ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा अच्छा बच्चों, अब ये पार्ट जो था वो डाटा रिट्रीवल से रिलेटेड था कि डाटे को हमने रिट्रीव करना है। तो रिट्रीवल में मैंने आपको बताया अमूमी तौर पर 2 ही चीज़ें होती हैं, एक सिलेक्शन और एक प्रोजेक्शन। सिलेक्शन में हम कहते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, सॉरी प्रोजेक्शन में हम कहते हैं कौन कौन से कॉलम्स हैं, और सिलेक्शंस में हम कहते हैं कि कौन कौन सी रोज हैं। तो ये है। इसके अलावा भी टोटल 5 ऑपरेशंस होते हैं, वो अभी हम कवर नहीं कर सकते इतने छोटे लेक्चर में। वो एक ग्रुप बाय होता है, सॉर्टिंग होता है, और फिर इस तरह की जॉइंस होते हैं। तो वो अभी वो जब आप डेटाबेस पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक सिंपल एप्लीकेशन के लिए ये दोनों सफिशेंट हैं जो अभी हम जिस लूप को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर अब न्यू प्रोडक्ट्स इस डाटा फ्रेम में कैसे ऐड करनी है, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपडेट कैसे करना है, या किसी प्रोडक्ट को हमने रिमूव कैसे करना है। तो अब हम ये टास्क हैं, बल्कि हम ये फंक्शंस छोटे छोटे लिखेंगे, जो अभी मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम न्यू प्रोडक्ट कैसे ऐड कर रहे हैं, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को फाइंड कैसे करते हैं। तो ये यही ऑपरेशन हम कल इन ऑपरेशंस को इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि हमने वेबसाइट से इनको कैसे एक्सेस करना है। पहले हम ये फंक्शन अभी के लिए अपनी प्रोग्राम फाइल में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इन फंक्शन को वेबसाइट से एक्सेस करेंगे। वो वाला टास्क हम कल देखेंगे। अच्छा जी, अगर आपने न्यू रो इंसर्ट करनी हो इसके अंदर, तो आप जो है वो इसी तरह फाइल को रीड कर लेंगे। ये फंक्शन हमने सेपरेट बनाया जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि ये ऐड प्रोडक्ट का फंक्शन है। ऐड प्रोडक्ट के फंक्शन को ये वाले पैरामीटर्स मिलेंगे, प्रोडक्ट आईडी मिलेगा, नेम मिलेगा, डिस्क्रिप्शन मिलेगी, प्राइस मिलेगी, इमेज मिलेगा, रेटिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर कर देगा? फाइल के अंदर स्टोर कर देगा। अब इमेज का जो है, अभी हम इमेज एज ए फाइल नहीं भेज रहे, इमेज का सिर्फ फाइल का नाम भेज रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं। और हमने ये ज्यूम किया हुआ इमेज ऑलरेडी हमारे फोल्डर में पड़ा हुआ है। कौन से फोल्डर में पड़ा हुआ है? वो जिस तरह मैं मायदा ने आपको बताया था कि टेम्पलेट के फोल्डर में स्टैटिक का फोल्डर बनाकर उसके अंदर फिर इमेजेस, इस तरह वो जो भी पाथ होगा वो पाथ हम यहाँ पे बताएंगे कि इस जगह पे हमारा इमेज पड़ा है। मे बी ये भी हो सकता है कि हम वो पाथ हम बताएं कि हमारा यूआरएल पे किसी वेबसाइट पे पड़ा है। तो इस फंक्शन को हम ये इंफॉर्मेशन पास करेंगे। ये फंक्शन का क्या काम होगा? ये फंक्शन का काम ये है कि फाइल ओपन करो, फाइल को ओपन करने के बाद जो है वो आखिर पे जाओ, और आखिरी जगह पे जाके इस फाइल का जो है वो रिकॉर्ड्स को सेव कर दो। 1 मिनट दे मुझे, मैं इसका विड्थ बढ़ा दूं क्योंकि वो
अच्छा जी, तो ये फंक्शन ये काम करेगा। अब यहाँ पे शुरू में प्रोग्राम के इन वेरी स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम हमने क्या किया है, वी हैव इंपोर्ट द रेलिवेंट पांडास लाइब्रेरी, और फिर उसके बाद हमने एक जनरल वेरिएबल ले लिया डाटा फाइल नेम, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी ऑपरेशंस हो सारे इसी वेरिएबल को यूज करें। तो बार बार मैं फाइल का नाम लिखने की बजाय एक जगह पे मैं उस फाइल का नाम बता दूं और बाद में उसी को रीयूज करूं। तो ये हमारी यूटिलिटी वेरिएबल या कॉमन वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इसको मैंने ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर बता दिया। यहाँ पे एक फंक्शन बताया कि फंक्शन पाइथन में df डेफिनेशन, ये फंक्शन का नाम है, ये उसकी पैरामीटर लिस्ट है पाइथन के अंदर, क्योंकि डाटा टाइप्स नहीं होती इसलिए मैंने इसके साथ कोई भी डाटा टाइप मेंशन नहीं की। यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल को रीड किया, फंक्शन के अंदर ही फाइल को रीड किया। उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड्स किस में आ गए, डाटा फ्रेम में। हमने क्या किया है, उसके बाद एक लिस्ट बना ली है, जो एट्रीब्यूट हमें इस फंक्शन को मिले हैं उसने इनको एक लिस्ट में की शक्ल में दे लिया। उसने पीआईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, रेटिंग, इनकी जो ऑर्डर है ये वही ऑर्डर है जो सा ऑर्डर हमारा फाइल के अंदर सबसे पहले पीआईडी आ रहा है, उसके बाद नेम आ रहा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसके बाद प्राइस आ रही है, और फिर इमेज और रेटिंग है फाइल के अंदर इसी तरह इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इसी तरह हमने एक लिस्ट बना ली है, उसको हमने कहा ये जो रो है या ये रिकॉर्ड जो है इसका नाम, इसका वेरिएबल प्रोडक्ट है। तो वो प्रोडक्ट के अंदर हमने, अब प्रोडक्ट एक लिस्ट है जिसके अंदर उसके तमाम एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन है। देन फाइनली अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं df डॉट लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे ये प्रोडक्ट स्टोर करनी है, आखिरी लोकेशन पे। आखिरी लोकेशन हमें कैसा पता चलेगा कि हम ना df डॉट इंडेक्स जो अभी हमने पहले किया था वो, उसको लेंथ को पास करेंगे फंक्शन को, वो बताएगा अगर लेट्स से उसमें 7 रिकॉर्ड्स हैं तो ये लेंथ का फंक्शन 7 जो है ना वो रिटर्न कर देगा। तो जो इसकी लोकेशन है वो हम 7th लोकेशन के ऊपर जो है वो न्यू प्रोडक्ट स्टोर कर देंगे। मे बी आप लोगों के माइंड में आ रहा हो ये तो आखिरी प्रोडक्ट जो ऑलरेडी स्टोर्ड है वो ओवरराइड हो जाए। ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो लेट्स से हमारी फाइल में ना 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो जब मैं इसकी लेंथ लूंगा तो एक्चुअली ये वाला मुझे रिटर्न करेगा 4। तो मैं जब लिखूंगा df डॉट loc लोकेशन 4 के ऊपर ऐड करो तो 4 लोकेशन के ऊपर ना कुछ नहीं होगा। तो ये एक्चुअली इस लिए हमें +1 नहीं करना पड़ रहा। बाकी लैंग्वेजेस में हमें +1 करना पड़ता है। ये पाइथन का स्ट्रक्चर ही उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि उसके लिए फिर हमें इस तरह आसानी से जो है ना वो हम इसके अंदर जो लास्ट लोकेशन है उसके अंदर हम ये वाली प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं। तो फाइनली ये वाली प्रोडक्ट इस लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी। लेकिन अभी अगर हम इतना ही प्रोग्राम छोड़ दें, इतना ही फंक्शन यहाँ तक छोड़ दें, मेमोरी के अंदर तो डाटा स्टोर हो जाएगा, बट डाटा विल नॉट गोज बैक टू दी file, CSV file. For that purpose, after making changes into the data frame, we have to write the data frame back to the CSV file. तो हमें उस CSV फाइल को दोबारा से राइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फंक्शन है df डॉट टू CSV का है कि ये CSV जो है इसमें कन्वर्ट कर दो, और उस फाइल का नाम, अब हम जब कन्वर्ट करें तो फिर भी हमें बताना है कौन सी फाइल, तो इसलिए हमने वो नाम ऊपर कॉमन ले लिया है ताकि वो उसी जगह पे स्टोर करें जिस जगह पे है। तो उसके बाद ये स्टोर कर देंगे। अच्छा, एक जो जब मैं शुरू में सीख रहा था ये चीजें, तो उस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ही आती थी कि ना हम बस इसको इतना फंक्शन कॉल कर लेते थे, ये इंडेक्स फॉल्स नहीं लिखते थे। तो वो क्या करता था, फाइल जब स्टोर करता था तो उसके साथ जो इसने 0 1 2 3 4 है वो भी साथ साथ वो ऐड करता जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इंडेक्स वो स्टोर ना करे तो उसके साथ ये लिखना जरूरी है कि इंडेक्स फॉल्स के सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम्स को स्टोर करे, प्रोडक्ट आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, रेटिंग, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन को सेव करे, इंडेक्स नंबर को सेव ना करे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे फॉल्स तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, और वो उसके साथ अब ये 6 कॉलम्स तो ये वाले हैं, तो पहला कॉलम वो बना देते हैं अननेम्ड 0 और उसके ऊपर 1 2 3 4 वो ऐड कर देता है। वो बाद में बड़ी कंफ्यूजन होती है जब आप डाटा को रीड करते हैं, तो वो डाटा भी वो 0 1 2 3 एक इंडेक्स फिर वो दोबारा जनरेट कर देता है, यानी कि कॉलम भी बना देता है फिर वो दोबारा से अपने इंडेक्स भी दोबारा से जनरेट कर देता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम जब फाइल में दोबारा राइट कर रहे हैं तो उस वक्त हमने ये इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स किया हुआ है। तो ये आपने जरूर करना है जब आप फाइल सेव करें। अब जब भी हम ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको हम जो प्रोडक्ट आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, रेटिंग वगैरह देंगे तो वो ये वाली इंफॉर्मेशन वो
जो है वो फाइल में सेव कर देगा। तो ज़रा क्विकली मैं आपको एक ये वाला कोड चला के दिखा देता हूँ, ताकि जो है ना आपको पता चल जाए फाइल में से प्रोग्राम में से किस तरह ये करना है। अच्छा जी, ये एक हम इधर फाइल बना लेते हैं। ये मैंने बल्कि सारे को ओवरराइट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है ये फंक्शन है। अब मैं इसको इसी फोल्डर में है, प्रोडक्ट क्रेडिट के नाम से एक फाइल है। अब हमने इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो मैं इधर से अब इंटरप्रेटर से बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पे अब जिस तरह हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं वैसे लिखते हैं। तो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एक तो मैंने ये कुछ भी नहीं करेगा ये प्रोग्राम। क्यों नहीं कुछ करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो पाइथन में जो कमांड विदाउट फंक्शन लिखी होती हैं वो तो ऑटोमेटिकली चल जाती हैं, लेकिन जो जब हम फंक्शन बना लेते हैं तो फंक्शन उस वक्त तक नहीं चलते जब तक वो हम उन्हें कॉल नहीं करते। तो इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ये एक मैंने टेम्परेरी इधर रखा हुआ है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल करते हैं। अब इस फंक्शन में ये P1 है, हम P1 मेरा पहले का आ गया, और इसको P20 कर देते हैं। कीबोर्ड का नाम भी चेंज कर देते हैं, गेमिंग कीबोर्ड कर देते हैं, बैक लाइट की बजाय नो लाइट गेमिंग कीबोर्ड। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, पैरामीटर्स में जाएंगे, वो फाइल ओपन करेगा ये वाली फाइल को, और उसके बाद फाइल के अंदर ये स्टोर करेगा। तो फाइनली हमें ये वाली इंफॉर्मेशन नज़र आनी चाहिए हमारी फाइल में। तो एक दफ़ा हम ये कर लेते हैं कि फाइल को ओपन करके भी देख लेते हैं कि उसके अंदर वो क्या। अच्छा, ये यहाँ तक अभी है, 10th तक है, 11th पे ही आना चाहिए। अच्छा, एक बात मेक श्योर कीजिएगा, जब आप काम कर रहे हैं तो मे बी सम टाइम एक्सेल में या नोटपैड में फाइल ओपन हो तो फाइल्स के ऊपर लॉक लग जाता है, और जब वो लॉक लग जाता है तो दूसरा प्रोग्राम उसको एडिट करने की इजाज़त नहीं देता। तो उस केस में आपको मे बी फाइल्स को क्लोज करना पड़े, अगर आपको ये इशू आए। अदरवाइज अगर नहीं आ रहा तो इट्स ओके, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये कंपाइल करते हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ये प्रोग्राम चलेगा। जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी। प्रैक्टिकली हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ नज़र नहीं आएगा। प्रोग्राम चला एंड वी आर होपिंग कि वो इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है। तो अब हम इसको दोबारा से देखते हैं कि क्या वाकई वो इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है। तो आप देखें यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन आ गई है, तो इट मीन्स कि ये ऐड का फंक्शन इज़ वर्किंग करेक्टली। और अब इसी तरह हम जो है वो ऐड कर सकते हैं कोई भी नंबर ऑफ डाटा इनटू अवर प्रोग्राम। अच्छा जी, इसी तरह अगर आपने तमाम प्रोडक्ट्स को देखना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। गेट प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन हम सेपरेट बना लें, और फिर आप उसको पूरी की पूरी डाटा फाइल को रीड करें, पूरा पूरा फिर डाटा फ्रेम को रिटर्न कर दें। ये फंक्शन क्या करेगा, सारी की सारी जो है वो प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर देगा एक डाटा फ्रेम की शक्ल में। तो ये हम अलग से फंक्शन क्यों बना रहे हैं? हम 5 फंक्शन बना रहे हैं, एक ऐड का, गेट प्रोडक्ट का, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का, अपडेट प्रोडक्ट का, डिलीट प्रोडक्ट का, ताकि यही फंक्शंस हम बाद में फ्रंट एंड से कॉल कर सकें। तो इस तरह गेट प्रोडक्ट का पूरा डाटा फ्रेम रिटर्न कर देगा। अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट को फाइंड करना है, कि हम कहते हैं कि उसको कोई खास प्रोडक्ट की आईडी बताएं और सिर्फ उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आए, तो हम इस तरह एक फंक्शन बना सकते हैं। वो प्रोडक्ट आईडी की इन्फॉर्मेशन पास करेगा, जिस तरह भी हमने देखा कि हम कैसे सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं, उस तरह यहाँ पे हम PID के ऊपर कंडीशन लगाएंगे, इट इज़ आवर कंडीशन, और इस कंडीशन के बदले में वो सिर्फ एक ही जगह पे ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी वो जो लिस्ट रिटर्न करेगा उसमें सारी जगह पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और जिस जगह पे प्रोडक्ट आईडी सेम होगी वो उस जगह पे जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। और ये DF सिर्फ उस एक रिकॉर्ड को या एक रो को जो है वो प्रोडक्ट में स्टोर करेगा, और फिर हम उस प्रोडक्ट को यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। तो जो भी इसे कॉल करेगा वो इसको एक प्रोडक्ट आईडी पास करेगा, उसके नतीजे में ये फंक्शन उसको उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का तमाम रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा। तो इसी तरह फिर हम अगर किसी को अपडेट करना है किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को,
तो उसका भी तरीकाकार यही है कि आप सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को फाइंड करना पड़ेगा वो किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं लोकेशन की बेस पे। फिर हम उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिक रो को या कॉलम को जो उनसे भी आपने डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है वो आप अपडेट करेंगे, और फिर आप डाटा फ्रेम को राइट बैक करा देंगे। एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी डाटा फ्रेम में चेंजेस करनी है आप उसको दोबारा फाइल के ऊपर स्टोर कर दें, राइट बैक करवा दें। तो अभी यहाँ पे हम जो सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये है कि हम पूरी प्रोडक्ट को अपडेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रोडक्ट का एक हिस्सा अपडेट कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड दी पार्शल अपडेट, या इसे पैच भी कहते हैं कि हम ना पैच कर रहे हैं। तो पैच में अभी हम ये कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की रेटिंग को हम चेंज करें, क्योंकि प्रोडक्ट एक दफ़ा ऐड हो जाएगी तो मे बी फ्रंट एंड से हमें इसकी रेटिंग चेंज करनी पड़े, बाकी चीज़ें हम ना चेंज कर रहे हों। लेकिन अभी के लिए हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जिसको मैं प्रोडक्ट आईडी पास करूँ और रेटिंग पास करूँ कि इसकी न्यू रेटिंग ही है, तो वो पुरानी रेटिंग को जो है वो अपडेट कर दे। मतलब मैं प्रोडक्ट आईडी 2 पास करूँ और मैं कहूँ इसकी रेटिंग अब ना 3.2 हो गई है, तो ये वो फाइल में जाके चेंजेस करते हैं। तो उसका जो सिंपल सा एल्गोरिथम होगा, पहले देखना पड़ेगा प्रोडक्ट हाँ है किस जगह पे, फिर उस प्रोडक्ट का वो वाला स्पेसिफिक कॉलम पिक करके रेटिंग का, उसकी रेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, और फिर उसको हमें फाइल में राइट बैक करना पड़ेगा। तो उसका सिंपल सा कोड है कि हम इस तरह फाइल में से पहले डाटा रीड कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि इंडेक्स नंबर जो है इस प्रोडक्ट का, जिसकी पीआईडी हमें इस फंक्शन को पास हुई है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो फिर उससे हमें पता चलेगा ये प्रोडक्ट इस जगह पे पड़ी हुई है, तो वो हम इंडेक्स आईडीएक्स में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम लोकेशन पे जाएंगे, उस इंडेक्स पे जाएंगे, उसके रेटिंग के कॉलम को ये वाली वैल्यू साइन कर देंगे। तो ये तरीकाकार है पाइथन में अपडेट करने का कि हम df डॉट लोकेशन, ये स्पेसिफिक इंडेक्स और इस कॉलम को आपने जो है वो चेंज करना है। तो फिर जो है वो कोरस्पॉन्डिंगली ये वाली वैल्यू जो है वो इस रेटिंग की इस प्रोडक्ट के लिए चेंज हो जाएगी, और जब ये डाटा फ्रेम अपडेट हो जाएगा तो देन वी विल सेव इट बैक टू दी फाइल, और मेक श्योर कि जब भी आप सेव करें इंडेक्स को जो है वो फॉल्स रखें। तो अब जिस तरह हमने अपडेट किया, इस तरह अगर हम किसी भी इसको डिलीट करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, तो उसके भी ये स्टेप है कि पहले आप इंडेक्स लोकेट कर रहे हैं, फिर उस इंडेक्स को डिलीट कर दें और फाइल को सेव बैक कर दें। जिस तरह अभी हमने पहले इंडेक्स को फाइंड किया है, अब ये फंक्शन हमने बनाया है डिलीट प्रोडक्ट का, इसको प्रोडक्ट आईडी पास हो रही है, ये प्रोडक्ट को फाइंड कर रहा है, उसका कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके बाद वो इंडेक्स को ड्रॉप कर रहे हैं। कैसे? df डॉट ड्रॉप ये वाला इंडेक्स के अब वो फाइल डाटा फ्रेम में से ये वाली पूरी की पूरी रो को डिलीट कर देगा पाइथन, और उसके बाद इसमें आ जाएगा। लेकिन अभी फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये चेंजेस जो है वो मेमोरी में आ रही हैं। फाइनली वी आर गोइंग टू सेव इट बैक टू दी df डॉट csv। तो ये जो है वो फाइल के अंदर चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे हमने इंडेक्स इज इक्वल टू जो है वो फॉल्स कर दिया। अच्छा जी, अब जो ये सारा फाइनली जो है ये 5 फंक्शंस बन गए। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आपने कौन कौन से फंक्शन बनाने हैं। फर्स्ट यू विल क्रिएट ए ऐड फंक्शन जो फाइल के अंदर डाटा स्टोर कर रहा है। सेकंड यू विल क्रिएट ए गेट प्रोडक्ट फंक्शन जो सारे का सारा डाटा फ्रेम आपको रिटर्न कर रहा है। थर्ड आप जो है वो उसको एक पीआईडी पास कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड प्रोडक्ट का रिटर्न कर रहा है। फोर्थ वन वाज टू अपडेट प्रोडक्ट, और वो हम उसको प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं, उसको न्यू रेटिंग पास कर रहे हैं, तो वो उसकी उस प्रोडक्ट आईडी की वो रेटिंग अपडेट कर देगा। एंड लास्ट वन वाज टू डिलीट दी सम प्रोडक्ट बाय दी प्रोडक्ट आईडी, और हम वो प्रोडक्ट आईडी के साथ उसको डिलीट कर रहे हैं। तो इट इज कंप्लीट CRUD ऑपरेशंस। आर के अंदर हमने 2 देखे हैं बनाएंगे, एक जो ऑल प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा और एक वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। जो रिट्रीवल है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स की हो सकती है। मसलन आप ये कह सकते हैं वो तमाम प्रोडक्ट जिनकी प्राइस लेस देन 100 है, वो तमाम प्रोडक्ट जिनकी रेटिंग 4 से ज़्यादा है, वो तमाम प्रोडक्ट जिनकी प्राइस लेस देन 100 है और जिनकी रेटिंग 4 से ज़्यादा है। तो देयर कुड बी मैनी रिट्रीवल्स। वो डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस एप्लीकेशन किस तरह की है, तो फिर उस तरह हमें वो कंडीशंस जो है वो बतानी पड़ती हैं। तो बहरहाल ये 5
5 फंक्शंस हैं, अभी हमने इसको आर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और बाकी सबका एक एक फंक्शन है। तो ये इसको अगर आप कंप्लीट एक छोटा सा कमांड लाइन प्रोजेक्ट बना लें तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 दीज आर दी ऑप्शंस, मेन्यू की ऑप्शन है। 1 प्रेस करें वो सारी प्रोडक्ट को शो कर दे, और 2 प्रेस करें वो नई प्रोडक्ट को ऐड कर दे। डिलीट करें तो प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाए, वो नीचे आपको पूछ रहा हो कि कौन सी प्रोडक्ट ऐड करनी है। आप 3 नंबर या 4 नंबर प्रोडक्ट का ऑप्शन एंटर करें, उसको डिलीट कर दे। इसी तरह अपडेट, और फिर आप फाइनली एग्जिट की ऑप्शन। तो फिर यही चीज़ें अभी हम, अगर आप ये कर लें अच्छे तरीके से, तो फिर कल इन्हीं को हमने वेब के थ्रू एक्सेस करना है कि वेब इसको कैसे ऐसे बनाएं कि यही फंक्शन अभी हम कमांड लाइन से कॉल कर रहे हैं, तो इन फंक्शन को ऐसा इनके साथ क्या करें कि यही सेम फंक्शंस जो है वो अब इंटरनेट के थ्रू फाइल्स के अंदर अपडेट करेंगे। तो वो हम इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज देन वी हैव टू क्लोज ऑफ द सेशन। प्लस की वीडियोस कहाँ पड़ी हुई हैं? किसकी? पाइथन की। पाइथन की बच्चे वो जो उस्तादम की वेबसाइट है उसके पर ना पाइथन क्रैश कोर्स है, तो वहाँ पे ना उसके अंदर ये वीडियोस हैं, 4 लेक्चर्स हैं, उसके अंदर स्लाइड्स भी हैं। अगर आप क्विकली स्लाइड्स देख लेंगे तो वो 1-1.5 घंटे में आपका सारा कवर हो जाएगा। और अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वहाँ पे उसका लिंक भी है। मोर स्पेसिफिकली अभी ग्रुप पे भी आपसे वो शेयर कर देते हैं। और जी इसके अलावा ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है वो इसको लेक्चर को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो वेब सर्विसेज के साथ एंड जो है इसी एप्लीकेशन को हम इनेबल करेंगे। वेब के साथ किस तरह लिंक किया जाता है, तो बी ट्यून्ड, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करें इसके बाद हमने अगला कोर्स ऑफर करना है एंगुलर के साथ। तो ये दीज आर द बेसिक्स। तो अगर आप में से जो बच्चे से करेंगे तो फिर वो आगे कर सकते हैं। और हमारा जो फ्यूचर प्लान वो ये है कि वी वांट टू सेलेक्ट एटलीस्ट 2 और 3 ग्रुप जो समर के अंदर हमारे साथ कोई इंटर्नशिप कर सके हों किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बेसिक एक ये भी इसका है। आप में से किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम इसे ऑफ करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ये ज़रूर कर लें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन पोस्ट ऑन दी ग्रुप, वी विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह ताला यस सर, ओके सर, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़।